हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मौर्य उत्तर काल भारत। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो मौर्य काल पढ़ा। मौर्य काल का अंत कैसे होता है, इसका जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। मौर्य काल का जो अंतिम शासक रहेगा वो कौन रहेगा? बृहद्रथ। ठीक है, तो इसकी जो हत्या करेगा वो करेगा पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग, और ये नया वंश स्थापित कर लेगा सुंग वंश। पर हम मौर्य उत्तरकाल में ओनली सुंग वंश को ही नहीं पढ़ते, बहुत सारे वंश पढ़ते हैं। तो वो वंश कैसे आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होगा कि भारत में अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा, विदेशी जनजातियों का भी और देसी जनजातियों का भी। विदेशी जनजाति वो होती है जो विदेश से आकर भारत में अटैक कर रही है, और देसी जनजाति वो होती है जो देश में रहकर ही भारत पर अटैक करती है। विदेशी में सबसे पहले आते हैं हिंद यवन, नाम है हिंद, थे ये विदेशी। ठीक है, उसके बाद आते हैं शक वंश, जिसमें हम रुद्रदामन को मेनली पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पहलव, और फिर कुषाण वंश। कुषाण वंश काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम काफी डीप पढ़ते हैं। देसी में कौन आएगा जो देश में रहकर ही अटैक कर रहा है? तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था सुंग वंश, जो मौर्योत्तर काल की मतलब एंड में हत्या करके सुंग वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आएगा कर्ण वंश, और उसके बाद आएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो विदेशी आपकी सीरीज भी आपको कई बार पूछ लेते हैं कि सीरीज में इनको बताना कि पहले नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन। तो जो हिंद यवन है, तो ऐसे याद करो, वैसे तो ये विदेशी है पर नाम क्या है? हिंद। ठीक है, यवन से आए हैं तो विदेशी है, और नाम के आगे लगा दिया हिंद। हिंद यवन भी लिखा आ सकता है, बैक्टीरिया भी लिखा आ सकता है, इंडो ग्रीक भी लिखा आ सकता है, इसके लिए आपको माइंड में रखना होगा। उसके बाद शक। भाई जब हिंद यवन ये विदेशी आए हैं तो इन पर शक किया जा रहा है कि कोई गड़बड़ ना कर दे, तो हिंद यवन के बाद आएगा शक। ठीक है, और पहले यही आए हैं तो इनको बोला गया पहलव। ठीक है, पहले आए हैं तो इनको बोला गया पहलव, मतलब हिंद यवन, शक, पहलव, और अंतिम रहेगा कुषाण वंश। ठीक है, उसके बाद देसी में जाते हैं, तो देसी में क्या रहेगा? सबसे पहले सुंग वंश। ऐसे याद करो कि हमारे देश के जो लोग हैं बार बार चीजों को सूंघते हैं। सूंघ, किसको सूंघते हैं? हर कण को सूंघते हैं, कण कण। ठीक है, कितनी बार? 7 बार। सातवाहन। तो जो हिंदू लोग हैं, सॉरी, जो देश के लोग हैं वो होके सुंग वंश वाले। सबसे पहले सूंघते क्या है? किसी भी कण को सूंघते, कर्ण वंश। और कितनी बार? 7 बार, तो सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये वाली सीरीज आपको ऐसे याद करनी है, और ये वाली हिंद यवन, उन पर शक किया जा रहा है। पहले आते हैं, फिर कुषाण अंत में। अंत में कौन आएगा? कुषाण। तो कैसे भी आपको आगे पीछे पूछा जाए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले नंबर पे हिंद यवन है, उसके बाद शक है, उसके बाद पहलव है, और उसके बाद क्या रहेगा? आपका कुषाण रहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिर हिंद वाले पे। हिंदू धर्म या देसी जो भारत में रह के ही भारत पर अटैक कर रहे हैं, ये बाहर से आए हैं, ये भारत में अटैक कर रहे हैं, तो उसकी भी सीरीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि सबसे पहले सुंग आ रहे हैं, उसके बाद कर्ण आ रहे हैं, और उसके बाद कौन आता है? सातवाहन आता है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें, और ये कह रहे हैं कि कनिष्क के दरबार में इनमें से 4 नाम दिए गए, कौन था या किसका संबंध था उसके दरबार में? तो अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंध था, नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, तो इसका संबंध यहाँ पे नहीं है। कंबन का तो हम पढ़ते ही नहीं है यहाँ पे। गुप्त काल में आपको पता है, साउथ हिस्ट्री या हम अन्य जो वंश पढ़ेंगे उन्हीं में इसका नाम आएगा। उसके बाद अश्वघोष और वसुमित्र का संबंध कनिष्क के दरबार से था। अश्वघोष और वसुमित्र का संबंध इसके दरबार से रहा है। अश्वघोष कहाँ से आया था भाई? अश्वघोष जो इसके काल में था या इसके दरबार में था। अब इसने जब भारत को विजित करना, जीतना शुरू किया था कनिष्क ने, तो अब सबसे पहले अफगानिस्तान ऐसे करके कश्मीर, इन सबको अपने अंडर में लेना शुरू किया था। तो एक बार इसने पाटलिपुत्र पर भी अटैक किया था, पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया था। तो पाटलिपुत्र से 3 चीजें लेके आया था। क्या क्या लेके आया था? एक तो बुद्ध का भिक्षा कटोरा, मतलब जिसमें भिक्षा मांगा करता था बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध जी होते थे जो भिक्षा मांगते थे, उसी से खाते थे। अपना कुछ मतलब पर्सनली बहुत अच्छी चीजें वो नहीं खाते थे, भिक्षा का ही उनका जीवन यापन था। तो बुद्ध का भिक्षा पात्र लेके आया था। एक अद्भुत मुर्गा,
अद्भुत मुर्गा, कुक्कुड़ भी लिखा होता है, ठीक है, अद्भुत मुर्गा लेके आए थे। और उसका बाद क्या कनिष्क क्या लेके आया था, अश्वघोष। तो अश्वघोष को कहाँ से लेके आया, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो अश्वघोष को पाटलिपुत्र से लेके आया था कौन, कनिष्क लेके आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अश्वघोष के दरबार में, सॉरी कनिष्क के दरबार में कौन रहेगा, अश्वघोष रहेगा। और जो वसुमित्र है ना, वसुमित्र, ये भी इसी के दरबार में एक विद्वान रहता है। अश्वघोष तो जो है बौद्ध संगति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगति, कनिष्क कराएगा चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल ग्राम में। तो वहां पर तो जो अश्वघोष है वो तो उपाध्यक्ष रहेगा, अश्वघोष तो, और जो वसुमित्र है वो अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में है ही। और अश्वघोष की बुक हमने बहुत सारी पढ़ी हुई है, सारिपुत्र प्रकरण है, सोदरानंद है, बुद्ध चरित है, ये सब अश्वघोष की बुक है, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया। जैसे अश्वघोष वसुमित्र इसके दरबार में रहे थे, ऐसे ही देखिए अश्वघोष आपको याद रखना है कनिष्क के दरबार में था, वसुमित्र भी इसके दरबार में था, पार्श्व भी इसके दरबार में था। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे चरक, ये भी इसके दरबार में था, एक चिकित्सक है, चिकित्सक, ठीक है। संरक्षक के भी इसके दरबार में था, ये पुरोहित है, पुरोहित कभी पूछा जाए। नागार्जुन भी इसी के दरबार में था, नागार्जुन भी इसी के दरबार में था। इसको भारत का आइंस्टीन कहा गया है और शून्यवाद का जनक कहा गया है। तो ये कोई भी पॉइंट आपसे पूछे जाए, ये सारे के सारे कनिष्क के दरबार से संबंधित व्यक्ति रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये चरक का संरक्षण किसने था या किसके पास था, ये कनिष्क के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता था। ये कह रहे कि कौन है आप जो संबंध नहीं रखता था। अश्वघोष हमने पढ़ा, चरक हमने पढ़ा, नागार्जुन भी पढ़ा इसी के दरबार से था। तो कौन था, पतंजलि नहीं था, ये सुंग वंश में संबंधित रखता था, सुंग वंश से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं के अंकन मिले हैं। तो आपका माइंड जाने वाला है कनिष्क पर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कनिष्क के काल में हालांकि थे तो बहुत सारे देवी देवताओं के, जैसे इंद्र भी था, शिव भी था, और बुद्ध का अंकन भी था, कनिष्क का अंकन भी था, तो बहुत सारे थे। बट सबसे ज्यादा अगर हिंदू देवी देवताओं की बात आती है ना, तो वो हुइश के, इसमें देवी भी थी, उमा वगैरह, इन सब के भी नाम थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, कि कुषाण काल में ऐसा कौन था कि जिसके सिक्कों पर सबसे अधिक देवी देवताओं के चित्रों का अंकन था। और ये हर बार बच्चे गलत करते हैं, उनका माइंड सीधा जाता है, चाहे तो विम कन्फ्यूशंस पे जाएगा, चाहे फिर कनिष्क पे जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है हुविश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्वान कनिष्क के समकालीन थे। समकालीन का मतलब आपको सेम वही चीज है, समकालीन भी हो सकता है, उसके दरबार में भी हो सकता है। तो अश्वघोष भी था, नागार्जुन भी था, वसुमित्र भी था, चाणक्य नहीं था, ये तो आपको भी पता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका डी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे। तो कुषाण वंश के शासक ही क्या करते थे, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली इसके लिए स्पेशल दी गई है, देवपुत्र की उपाधि कनिष्क के लिए स्पेशल दी गई है। और पूरा नाम क्या लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखा हुआ है इसकी उपाधि के सामने, देवपुत्र शाही शाहानु शाही, ये नाम लिखा हुआ है, खाली हमें याद रखना है देवपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी, कुषाण है। अगर खाली कनिष्क का नाम लिखा है तो कनिष्क जाओगे, अगर पूरी वंश लिखा है जाए तो क्या, कुषाण पर जाओगे। निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से है जो दक्षिण भारत के तट पर स्थित है। तो वो आपकी काव्यपतम और कोडके, ये वाले आपके दक्षिण भारत के पूर्व में स्थित है। बाकी पश्चिम में है, पूर्व, ये आपको याद रखना है, उत्तर में है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में मिला है। रबतक अभिलेख का मतलब है जब इसने अटैक किया था ना, तो अटैक के टाइम इसने सबसे पहले अफगानिस्तान पर अटैक किया, तो वहां पे एक अभिलेख मिलता है इसका, जो इसकी जानकारी देता है, रबतक अभिलेख। देखिए एक बार समझ लीजिए,
अफगानिस्तान से एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं रब्तक अभिलेख। पूछा जाए रब्तक अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? कुषाण वंश की लिखा आ सकता है या फिर राजा कनिष्क की जानकारी मिलती है रब्तक अभिलेख से। अभिलेख का नाम है और जो 1993 में जिसकी खोज की गई है। यहाँ से पता चलता है कि इसका जो है इसने चार जो उस पर एरिया पर अधिकार किया था, इसके अभिलेख में चार जगह या नगरी का जिक्र है। चंपा, पाटलिपुत्र, ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी है पाटलिपुत्र, तो कौशाम्बी, साकेत। साकेत की जगह कहीं अयोध्या भी लिखा आ सकता है, अयोध्या। और कहीं कहीं उज्जैनी भी अलग से एक वर्ड है, उज्जैनी भी लिखा आता है, पर मेनली आपको यही याद करने हैं। चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और साकेत। ये चारों में से कई बार पूछा जाता है कौन से तीन है, कौन सा एक है, कौन सा नहीं है। तो अफगानिस्तान के रब तक अभिलेख में इन चारों नगरी का जिक्र मिला है। तो इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? तो किसका नहीं है? श्रावस्ती का नहीं है। कौशाम्बी भी है, पाटलिपुत्र भी है, चंपा भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हेनसांग जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? ये कह रहे हैं कि हेनसांग ने एक कनिष्क का विहार देखा है, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है? वो पेशावर में स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसने कहाँ कहाँ क्या क्या निर्माण कार्य कराए हैं। पेशावर में क्या कराया है, मथुरा में क्या कराया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करा के बता देती हूँ चीजें कि सबसे पहले पेशावर में हमसे पूछा गया कि पेशावर, पेशावर में इसने एक तो 13 मंजिला टावर बनवाया है। 13 मंजिला टावर, 400 फुट ऊंचा उसको कहा गया भी, ये 400 फुट ऊंचा है। ओके, उसके बाद एक संगाराम या मतलब विहार जिसको बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। संगाराम बोल सकते हैं उसको या फिर विहार भी बोल सकते हैं। विहार जहाँ पे रेस्ट हाउस, जहाँ पे रुकते थे, स्नान करते थे, सॉरी, रेस्ट करते थे, सोते थे, विश्राम करते थे, कौन? बौद्ध धर्म वाले, तो उनको बोलते थे संगाराम या बोल सकते थे उनको विहार। ये यवन स्थापत्यकार ने बनाया था इसको, जिसका नाम था अंगिलस। अंगिलस के द्वारा बनवाया है, वो कहता है ये विहार कहाँ पे था? पेशावर में। तो ये इसके निर्माण कार्य थे। और यहीं पर एक स्तूप भी मिला है पेशावर में जिसमें बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा और कनिष्क चारों की मूर्तियां मिली हैं। किस किस की? बुद्ध, इंद्र और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा, कनिष्क खुद की है और साथ में बुद्ध भी हैं और इंद्र और ब्रह्मा भी है। तो ये पेशावर का निर्माण कार्य था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला में सिरकप शहर है, कश्मीर में कनिष्कपुर शहर है, देवकुल में मथुरा में देवकुल बनवाया। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। तो हमें जो क्या बताना है इसको कि हेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ पड़ता था? ये पेशावर में ही इसने उस कनिष्क विहार को देखा था। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो इसकी कुषाण वंश वालों की फैली थी। अफगानिस्तान वगैरह के जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सब इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत के बाहर फैली हुई थी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग, सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने। जो है सिल्क है, देखिए जैसे भारत है और यहाँ चीन है, तो सिल्क जो चीन से आता था सिल्क व्यापार और भारत से होता हुआ तीन रास्तों से जाया करता था। तो जो ये वाला अफगानिस्तान वाले ये तीन रास्ते थे। तो यहाँ पे पेशावर वगैरह, यहाँ पर जो एरिया था वो कनिष्क के अंडर में आता था। तो सिल्क रूट पर कनिष्क का अधिकार था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने आरंभ किया था और इसी का अधिकार था इस पे। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? कुषाण शासकों को यूची कबीले से आए हुए यूची नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? आपसे नियमित रूप से पूछा जाए ना, नियमित रूप से, तो कुषाणों ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक या हिंदी यवन ने चलाए थे, ठीक है, विदेशियों ने चलाए थे स्टार्टिंग में तो। और फिर कुषाण भी विदेशी ही थे, पर इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से चलाए थे, उन्होंने सिस्टम से नहीं चलाए थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, सिल्क रूट, सिल्क क्लॉथ, वस्त्र, सॉरी, सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र जो है मेनली हमें पढ़ना है इनके काल में। तो राइट आंसर जाएगा सूती वस्त्र। निम्न में से टोचारियन कौन थे? तो टोचारियन यूची को ही बोला गया टोचारियन, ठीक है, तो कुषाणों को ही टोचारियन कहा गया।
बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? देखो, एक तो कि हम कहते हैं कि झील की मरम्मत कराई, झील का निर्माण कराया, तो मतलब वो जनता के पैसों से, टैक्स से, कोष से कराया। एक होता है कि बिना बेगार, किसी से धन भी नहीं लिया, सिर्फ अपने सेल्फ जो पैसा होता था, अपनी मनी से, अपनी ग्रांट से किसी चीज को बनवाना या किसी चीज का क्या करना, निर्माण करवाना, उसको क्या बोलते हैं? जीर्णोद्धार। तो बिना बेगार के सुदर्शन झील आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। बाद में उसका बार बार उसकी मरम्मत, बांध वगैरह बनवाए जा रहे थे, कोई ना कोई टूट जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो रुद्रदामन ने भी क्या करवाया था? उसका जीर्णोद्धार कराया था बिना बेगार के, मतलब अपने खर्चे से। सबको सातवाहनों में मालवा में अधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ये कह रहे हैं कि शक्यों के बीच और सातवाहनों के बीच मालवा को लेकर झगड़ा रहता था, तो मेन कारण क्या था? व्यापार हेतु, उधर से व्यापार होता था, व्यापारिक लाभ हेतु ही इनके बीच झगड़ा रहता था। नेक्स्ट चलते हैं। शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी कौन होता था? तो क्षत्रप, इनके जो प्रशासन के अधिकारी है, उच्च अधिकारी को क्षत्रप बोला जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि क्षत्रप किसके दरबार का अधिकारी होते थे? तो क्षत्रप शक प्रशासन के दरबार में अधिकारी हुआ करते थे। अब नेक्स्ट है, आपको इन कथन पर विचार करके बताना है। अंतिम मौर्य शासक जयद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हत्या रहता है, बिल्कुल। आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया गया था। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंध्र का भी जो अंतिम राजवंश है उसको भी पद से हटा दिया गया था, ये भी राइट है। तो सारे के सारे राइट है, तो 1 2 3 तीनों ही राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि ली थी? मतलब कौन सा राजा था जो स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि ले रहा था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम सातवाहनों को पढ़ते हैं ना, सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश को पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा आपका गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने वेदों को आश्रय दिया? वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रय दाता। इसको बोला गया एकमात्र ब्राह्मण, मतलब खुद उपाधि ली है इसने, एकमात्र ब्राह्मण हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, द्विजावर हूँ, मतलब द्विज जो ये डालते हैं ना, क्या करते, जनेऊ डालते हैं, द्विज धारण करने वाला हूँ, अर्जुन का अवतार हूँ, राम का, कृष्ण का, भीम का, इन सब का अवतार है। तो ये सब चीजें है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताई गई है। और सारी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, नासिक अभिलेख। तो सातवाहन वाला जो टॉपिक है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। जो भी इसके जो रहेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, सातकर्णी प्रथम है, यज्ञश्री है, शिवश्री है, उन सबको अच्छे से याद करना होता है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या जाने वाला है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। वशिष्ठ श्री पुलुमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था। ये तो नहीं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को ब्राह्मण का बताया कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये सब कुछ। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था, ये तो बिल्कुल राइट है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। और सिक्के भी मिले हैं, जोगल थम्बी से सिक्के मिले हैं, 8,000 सिक्के कहे जाते हैं कि चांदी के 8,000 सिक्के मिले हैं। नहपान के थे वैसे तो वो सिक्के, पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस पर अधिकार करके एक बार, मतलब एक तरफ अपना और एक तरफ नहपान का नाम वहां पे है, सिक्कों का ढेर मिला है जोगल थम्बी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। बिल्कुल भाई, वशिष्ठ पुत्र जो श्री पुलुमावी था ना, वो रुद्रदामन ने उसको 2 बार हराया था। रुद्रदामन ने उसको 2 बार हरा दिया था, पर उसको हर बार छोड़ दिया था। किसको? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने दोनों बार छोड़ दिया था। कि रीजन क्या था? क्योंकि इसका छोटा भाई रुद्रदामन का दामाद था। तो राइट आंसर इसका जो जाता है वो 1 और 2 ठीक है, तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट चलेंगे। कथन पर विचार करना है और देखना है कौन सा राइट है और कौन सा रोंग है। तो ध्यान से देखना। यज्ञ श्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज के सिक्के, मतलब वो अभिप्राय है कि यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया था, बिल्कुल राइट है।
यज्ञ सातकर्णी था, ठीक है। यज्ञ सातकर्णी किसके बाद आता है, पहले वशिष्ठ आएगा, फिर शिवश्री आएगा, फिर यज्ञश्री आएगा। इसके जो सिक्कों पर, उस पर नाव या जलयान का अंकन मिलता है, ठीक है। तो इसके सिक्कों पर नाव या जलयान का मतलब ऐसा बताया जाता है कि व्यापार करता था, ये सब जगह समुद्री व्यापार में श्रेष्ठ माना जाता है इसके काल को। क्योंकि दूर के देशों के साथ सातवां राज्य का संगन सामुद्रिक व्यापार चलता था। देखो, ये कथन और कारण क्या होते हैं कि स्टेटमेंट वन का रीजन क्या आर है, या इस ये जो रीजन दिया गया है इसका स्टेटमेंट ए ठीक है, तो आपको कैसे मिलाना होता है कि जो यज्ञ श्री सातकर्णी है उसके सिक्कों पर जहाज थे, जहाज अंकन था, इसका कोई रीजन होना चाहिए ना। क्यों थे भाई, क्योंकि दूर के देशों के साथ सातवां राज्य का संगन सामुद्रिक व्यापार चलता था। तो इसका कथन और कारण दोनों राइट है और आपस में मैच भी करते हैं, तो राइट आंसर इसका जाएगा ए। ओके। अगर इस लाइन से इसका कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा तो हम बोलेंगे कि कथन ए और कथन आर दोनों राइट हैं, मगर ए और आर की व्याख्या नहीं है, या आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाइया ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग, अब आप बताओ। फाइयान कह रहे हैं कनिष्क के दरबार में, फाइयान का क्या मतलब है। फाइयन का, कनिष्क के दरबार में फाइयन तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और कनिष्क के काल में तो ये आया ही नहीं था, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं मान सकते। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला था और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया था, ये भी राइट नहीं है, क्योंकि हर्ष तो आपको पता है बौद्ध धर्म को मानता था। तो दोनों के दोनों क्या है, रोंग है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और आपका वही कथन कारण है। गौतमी पुत्र सातकर्णी चातुवर्ण व्यवस्था का विरोधी था, बिल्कुल नहीं। जो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये आपको पता है कि एकमात्र ब्राह्मण मानता था, अपने आप को ब्राह्मण मानता था। ब्राह्मण मान रहा है तो मतलब वर्ण व्यवस्था में जाया हुआ ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण मान रहा है तो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था होती है, चार वर्ण जो दिए गए हैं उनका विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो है पहला स्टेटमेंट गलत। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, हालांकि वो ब्राह्मण मानता था, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहता था, पर फिर भी उसने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया है। तो कथन राइट ए गलत है और जो आर है वो सही है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, अगर दोनों स्टेटमेंट से एक भी गलत है तो इसमें हमें ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ए गलत है और आर सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भी बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है, मतलब ये कह रहे हैं जैसे बुद्ध के चीजें, बुद्ध के फोटोज अंकित है ना कुषाण काल में, कनिष्क है जो बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया है, तो बहुत सारे सिक्के हैं जिसपे बुद्ध का चित्र अंकित है। तो कह रहे हैं कि कहीं की जैन तीर्थंकर भी अंकित है, तो ऐसा लगता है आपको ऐसा होगा। नेक्स्ट है, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। देखिए, जैन धर्म का जब कुषाण काल चल रहा था उस वक्त मथुरा एक बड़ा केंद्र था, ये राइट है। पर जैन तीर्थंकर कहीं भी अंकित नहीं है, तो ये रोंग है। तो ए गलत है और आर सही है। तो हम आगे चलते हैं। ए गलत है और आर सही है, तो राइट आंसर इसका जाएगा ये वाला, कि कोई भी जैन तीर्थंकर नहीं है। पर हाँ, जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र मथुरा रहा है कुषाण काल में। निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत खरपलान और वनस पर दो क्षत्रप शासन करते थे। देखिए, क्षत्रप होते हैं एक अधिकारी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसके काल में थे, तो एक कनिष्क के काल में। जैसे हमने पुरोहित पढ़े हैं, जैसे हमने विद्वान पढ़े हैं, जैसे हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही उसके काल में दो क्षत्रप भी थे, खरपलान और वरस्पर। तो ये दोनों याद रखने किसके काल थे, कनिष्क के काल में थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, दासों की मुक्ति का विस्तृत विवरण। मतलब दास को मुक्त कर देना चाहिए, अगर वो अपने दिन से अपने काम को करके अपने अपने जगह ठीक रहते हैं तो उनको मुक्त कर देना चाहिए, उनकी भी एक लाइफ होती है। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसके बारे में कहा गया था, एक मिनट, ऐसा किसके बारे में कहा गया था, कहाँ चला गया। हम्म
ऐसा नारद स्मृति में कहा गया। आपको पता है स्मृति होती है और उसमें हमारे क्या होते हैं, कानूनी बातें लिखी होती है, नैतिक की कानूनी बात लिखी होती है। तो नारद स्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है क्या, कि दासों को मुक्त कर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो नारद स्मृति आएगा, किसका, दासों की मुक्ति। भाई हाँ, एक चीज याद रखना, कई बार हम बताते हुए क्या हो जाता है कि मैं आपको मुंह से बार बार बोल रही हूँ याग्लव्य है याग्लव्य, और मैं बताती हूँ ऑप्शन नंबर सी आप ठीक कर लीजिए। या फिर कई बार ऐसा है राइट आंसर मेरे माइंड में होता है तो मैं आपको एकदम से राइट आंसर कुछ और बता देती हूँ पर इसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक आधे क्वेश्चन में अगर 100 150 क्वेश्चन बता रही हूँ तो एक आधे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बताते हुए, क्योंकि बार बार कभी पेन को इधर से लेना कभी पेन को इधर से लेना तो क्वेश्चन से माइंड थोड़ा हट जाता है। तो इसलिए आपको एक आधे क्वेश्चन में कभी लगे तो आप देख लेना कि राइट आंसर कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। मतलब अभी तो हम बार बार बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिसका जैन धर्म के प्रति काफी झुकाव रहा है। तो खारवेल है, खारवेल। खारवेल के बारे में आपने पता है कि खारवेल है वो जैन धर्म से संबंधित रखता था। उसके बारे में नहरें वहरें निकलवाने का भी जिक्र आया है, जो उसका हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। वहां पे जैन मूर्ति भी थी तीर्थंकर की, जो बाद में महापद्मानंद लेके आया था, उठा के लेके आया था, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो राइट आंसर इसका जाएगा खारवेल, ठीक है। राइट आंसर क्या जाने वाला है इसका, खारवेल जाने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विवाह, अब जब हम वैदिक काल में विवाह पढ़ते हैं 8 प्रकार के विवाह पढ़ते हैं हम, ठीक है। 4 मान्य होते, 4 अमान्य, जिनको वैलिडिटी मिलती है समाज के द्वारा, 4 वो है जो समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक विवाह ऐसा होता है जिसमें कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गायें लेने की प्रथा थी, देने की नहीं, लेने की, जिसको गोमिथुन कहते हैं। तो लेने की प्रथा थी, तो वो कौन से विवाह में थी, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह था, ठीक है। और किसके अंदर था ये, मान्य के अंदर, मतलब अच्छे विवाह जो समाज मानता था। नेक्स्ट है, रंग महल संस्कृति का संबंध किससे है, रंग महल। तो रंग महल संस्कृति का कहीं भी जिक्र आए तो आप याद रखना कुषाणों से इसका संबंध है, कुषाण से इसका संबंध पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक कौन पहन रहा है। तो चित्रों में हमने देखा है कनिष्क ही एक तरह से चोगा, लंबे से जूते, और एक से रेडीमेड कपड़े की जो सबसे पहले भी, हाँ, इस तरह से ड्रेस एकदम से तैयार हुई मिली है। तो सबसे पहले जो मिला है सिले सिलाई कपड़ों का वो कनिष्क की ड्रेस ही दिखी है। बाकी तो फिर राजा महाराजा कोई साइड में डाल लिया, कुछ धोती वोती इस तरह के हैं, बट एक तरह से पैंट टाइप और ऊपर से लंबा सा चोगा और शूज ये पहन रखे हैं। तो ये किसकी दिखी है सबसे पहले, कुषाण की, सॉरी कनिष्क की, कुषाण काल में कनिष्क की। तो ये जो पतलून टाइप की कोई जो ड्रेस है वो सबसे पहले कनिष्क ही दिखा है सबसे पहले। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। अभी तो हमने बताया गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है। सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ बिल्कुल, सातवाहनों को क्या कहा जाता था, आंध्र सातवाहन, ये राइट है। सातवाहन ने ब्राह्मण वंश का दावा किया है और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण। सातवाहन और सर्क दीर्घकालीन संघर्ष में लगे रहे थे, ये भी पता है, ठीक है। उसके बाद है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन को हराया था। जी नहीं, रुद्रदामन को किसी ने नहीं हराया था, हालांकि रुद्रदामन ने ही हराया था, ठीक है। तो ये राइट आंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृति, जब हम पढ़ते हैं ना इसका एक शासक पढ़ेंगे हाल, और बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं इसके काल की, तो आपको पता चलेगा कि इस इनकी जो प्राकृत भाषा थी वो जो ग्रंथ वेद वगैरह लिखे जाते थे, ग्रंथ वगैरह बुक्स वगैरह प्राकृत भाषा में ही लिखी जाती थी, और हाल ने भी गाथा सप्तशती इसी में ही लिखी हुई है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे। सीसा, तो सातवाहन, स वाले साउंड से हम स्टार्टिंग में ही हम याद करते आते, स से सातवाहन, स से सीसा। तो शीशे के सिक्के के बारे में जानकारी इन्हीं के बारे में मिलती है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए, तो सेम वही पॉइंट पूछ रहे हैं। ब्राह्मणों एवं बौद्ध को भूमिदान आरंभ किसने स्टार्ट किया, आरंभ की बात आ रही है, आरंभ, तो आरंभ सातवारों ने दिया था, ठीक है। एक जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना तो एक अभिलेख मिलेगा आपको, नागरिका अभिलेख या नाना घाट अभिलेख, अभी उसमें जानकारी मिलती है
कि सबसे पहले जो है ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान प्रारंभ किया था किन्होंने, सातवाहन ने। सबसे पहले जो स्नान घाट अभिलेख में बौद्ध को दी गई थी भूमि, उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भी दी जानी शुरू हुई थी। ठीक है, वैसे ब्राह्मणों को स्टार्ट कर दी थी किस काल में, सुंग वंश काल में ही। ठीक है, पर बहुत ज्यादा जो हुई थी वो सातवाहन के काल में हुई थी। ठीक है, तो भूमि के बारे में एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, पूछ रहा ब्राह्मणों और बुद्धों को भूमि दान का आरंभ किसने किया था, तो सातवाहन वंश से। हालांकि अगर खाली ब्राह्मण की बात आती है कि ब्राह्मणों का आरंभ आता है, अगर ऑप्शन में सुंग वंश है तो आप सुंग ही करोगे, ब्राह्मण की बात आ रही है। बट यहाँ पे बौद्ध भी साथ में डाले हैं, तो आपका जो माइंड घुमाने के लिए ऐसा किया गया है। अगर ब्राह्मणों की बात आती तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देनी सुंग वंश वालों ने शुरू कर दी थी, पर साथ में आपको बुद्ध ऐड कर दिया। पर सुंग वंश वालों ने तो बुद्ध को बिल्कुल नहीं दी थी, क्योंकि वो तो बौद्ध धर्म पसंद ही नहीं करते। उन्होंने तो बृहदत्त की हत्या की थी, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण थे। तो इसलिए जो ये स्टार्टिंग थी ये सातवाहन ने की थी। समझ आ गया ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, कि बुद्ध जहां आएगा बौद्ध, वहां आ जाएंगे सातवाहन। और जब ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भूमिदान की बात आए, ज्यादा, तो भी सातवाहन आएंगे। बट अगर ब्राह्मणों के आरंभ की बात आती है तो सुंग वंश वाले आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भूमि दान का प्राचीन साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। तो सबसे पहले जो अभिलेख मैंने अभी बताया था आपको, नानघाट अभिलेख, सातवाहनों का है वो, नाना घाटी का उस पत्नी का नाम था, और उसका अभिलेख है नानघाट अभिलेख। तो सातवाहन वंश के काल में ही ये है, तो राइट आंसर है सातवाहन। पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया, आंध्र सातवाहन कहा जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण के अंदर है, मत्स्य पुराण के अंदर है। भारत में तिथि युक्त सिक्के इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। रुद्रदामन ने शुरू किए थे तिथि युक्त सिक्के, सबसे पहले जो स्टार्ट किए हैं वो रुद्रदामन ने ही किए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में अंकित कौन सी सूचना को सुनिश्चित किया गया है। अभी अगर इसमें दान देने का जिक्र नहीं है, तो पहली बात तो दान देने की आएगी भूमि। अगर इसमें वो वाला जिक्र नहीं है, तो सीधा जिक्र आएगा कि सातवाहनों की एक राजमाता, क्योंकि वो राजमाता थी, एक औरत थी, और उसका अभिलेख था नानघाट, और उसी से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी। तो राजमाता की सूचना मिलती है। ना तो इसमें सातवाहन संघर्ष की बात है, ना सातवाहन की उत्पत्ति की बात है, ना उनकी नई सेना की बात है। इसमें या तो भूमि के दान की बात है, या राजमाता की बारे में उसको इंडिकेट करता है कि राजमाता का। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था, तो तगर था, जो सातवाहन युग में प्रसिद्ध माना जाता था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, अमरावती थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। दक्षिण भारत की बात चल रहा है, ये भी पॉइंट याद रखना। दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था, तो सबसे प्रभावशाली था जो है आपके सातवाहन वंश वाले। ठीक है, सबसे प्रभावशाली सातवाहन थे मौर्यों के बाद दक्षिण में। दक्षिण पॉइंट आपको याद रखना है, नहीं तो उसके साइड बाय साइड आपको पता है कुषाण भी चल रहे हैं, शक भी चल रहे हैं, पर वो दक्षिण में नहीं थे। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित है, अमरावती, ये हो चुका था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का प्रभावशाली राज्य सातवाहन। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी है, प्रतिष्ठान। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, ये तो बहुत इजी है, सिमुक है सातवाहन वंश का। शक क्षत्रप सातवाहन में जो है, जो मुद्राएं हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। शक क्षत्रप सातवाहन मतलब शक और सातवाहन का आपस में झगड़ा होता था, तो कहते हैं कि इनकी जो मुद्राएं होती है ना, उनमें अनुपात बता दीजिए कितना है, तो उनमें 1:10 का अनुपात है। सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाए कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक रहेगा सिमुक। कौन रहेगा, सिमुक। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसके सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया था। राजसिर मतलब उपाधि थी, राज की, राजा की ये उपाधि लेता था, तो वही है गौतम पुत्र सातकर्णी। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और जो काफी इंपॉर्टेंट भी रहे हैं। 50 क्वेश्चंस आप अच्छे से इनको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना, एक बार नहीं तो 2 बार तो जरूर पढ़ा करो, जिससे काफी आपको नॉलेज मिलेगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आती हूँ 40 to 45 क्वेश्चंस, और हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, बाय बाय।